नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 जुलाई के लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 79 लेकर आया हूं। 79वां टेस्ट है। आपके 100 टेस्टों की ये सीरीज चल रही है साइकोलॉजी की। देखिएगा, आप पूरा कंप्लीट पेपर है 30 प्रश्नों का। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों। लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए, चाहे प्री एग्ज़ाम हो या मेन एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए बेहद उपयोगी। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी साइकोलॉजी का ये पेपर बेहद ही उपयोगी है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व ब्लूप्रिंट का निर्माण करना इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे बालक की आवश्यकता का सही मूल्यांकन संभव है। इसे संपूर्ण पाठ्यक्रम की विविध इकाइयों एवं उनमें विविध उद्देश्यों का संतुलित मापन संभव है। इससे छात्र के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का संतुलित मापन संभव है और इनमें से कोई नहीं। तो चौथा विकल्प तो आपका आंसर होगा नहीं। देखिए, जो हम पेपर का निर्माण करते हैं इससे पहले जो ब्लूप्रिंट नीलपत्र का निर्माण किया जाता है साथियों, नीलपत्र का निर्माण सबसे ज़्यादा उपयोगी क्यों माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, क्योंकि नीलपत्र का निर्माण यदि हम कर लेते हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम की विविध इकाइयों और विविध उद्देश्यों का संतुलित मापन इसके माध्यम से संभव हो सकता है। दूसरा विकल्प पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही रहेगा? साथियों, आत्मसम्मान की भावना की बात की जा रही है तो सर्वाधिक आत्मसम्मान की भावना पाई जाती है किशोर अवस्था में। किस अवस्था में पाई जाती है? किशोर अवस्था में पाई जाती है। अतः किशोर अवस्था जो आपके 12 से लगभग 18 वर्ष के आसपास चलती है, तो इसमें आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट होता है। विकल्प 3 आपके दूसरा प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कौन सा विकल्प सही रहेगा? थर्ड विकल्प, किशोर अवस्था वाला। ठीक है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न को देखेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 3 है, प्रक्षेपी विधियों का जनक कहा जाता है जीन पियाजे को, सिगमंड फ्रायड को, जेबी वाटसन को और इरिक एरिक्सन को। तो साथियों, इनमें से किसको प्रक्षेपी विधियों का जनक कहते हैं? प्रश्न नंबर 3 में सही उत्तर का चयन कीजिएगा। देखिए, जीन पियाजे को नहीं किया जाता है। जीन पियाजे को तो संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है, जबकि प्रक्षेपी विधियों का जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। क्योंकि प्रक्षेपी विधियां किसका मापन करती है साथियों? अचेतन मन का मापन करती है। और अचेतन मन के बारे में किसने बताया था? सिगमंड फ्रायड ने बताया था। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का उसके वातावरण से अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यह कथन किसका है? तो आलपोर्ट का है, शेल्डन का है, वुडवर्थ का है और गिलफोर्ड का है। साथियों, व्यक्तित्व के संबंध में ये जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न नंबर 4 में सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन। साथियों, इस परिभाषा को कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, आरटेट हो, सीटेट हो या अन्य राज्य की कोई टेट परीक्षा हो। कई बार इस परिभाषा को पूछ लिया गया है और ये परिभाषा आलपोर्ट की है, जिन्होंने साथियों शील गुण से संबंधित सिद्धांत भी दिया था। विकल्प 1 आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की वृद्धि नहीं है और अधिगम एक निरुद्देश प्रक्रिया है। तो जो विशेषता अधिगम की नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 5 में करना है। कौन सा विकल्प सही रहेगा जो अधिगम की विशेषता को प्रकट नहीं कर रहा है साथियों? तो अगर हम देखें कि भाई अधिगम अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, अनवरत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो सही है ये बिल्कुल। यह व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। यह प्राणी की वृद्धि नहीं है, वृद्धि को आप अधिगम नहीं कह सकते, तो यह भी बिल्कुल सही है। अधिगम एक निरुद्देश प्रक्रिया है, तो साथियों निरुद्देश नहीं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया अधिगम को माना जाता है। अतः 5वें प्रश्न में जो चौथा विकल्प दे रखा है यह अधिगम की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होगा।
फोर्थ विकल्प पांचवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। आनुवंशिकता की इकाई है, क्रोमोसोम है, निषेचित अंडा है, जीन है और युग्मज है। तो इनमें से कौन सा आनुवंशिकता की इकाई है साथियों? छठे प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। देखिएगा, आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है जीन को। किसको माना जाता है साथियों? जीन को ही आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट सातवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना और लिखना। तो देखो, सूक्ष्म चलन कौशल मतलब छोटे स्तर पर होने वाले कौशल होते हैं साथियों। छोटे स्तर पर जो कौशल होते हैं उनको ही सूक्ष्म चलन कौशल कहा जाता है। तो इनमें से चढ़ना, दौड़ना, कूदना तीनों ही वृहद कौशल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? वृहद कौशल के अंतर्गत। लेकिन जो लिखना है इसका संबंध किससे है? सूक्ष्म चलन कौशल से है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 8वां प्रश्न, स्कीमा का मतलब है? तो खंडन क्रिया विधि है, अधिगम क्रिया विधि है, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना है और शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि है। तो बताइए इनमें से स्कीमा का मतलब कौन से विकल्प में दे रखा है? 8वें प्रश्न में राइट आंसर कौन सा है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो प्रश्न नंबर 8 में स्कीमा साथियों, स्कीमा मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान की संरचना का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर जिस विकल्प में दे रखा है वो है विकल्प नंबर 3, लंबे समय के याददाश्त में। याददाश्त मतलब हमारे मस्तिष्क में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना ही क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को कहते हैं? अभियोग्यता कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं, अवबोध कहते हैं या अभिवृत्ति कहते हैं? देखो, अवबोध का मतलब तो समझने से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? समझने से लिया जाता है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता। तो क्षमता को साथियों रुचि भी नहीं कह सकते हो आप, उसको अभियोग्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अभियोग्यता कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 9 में बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 10वें प्रश्न को देखेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर वीडियो को जरूर करिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। बिल्कुल रेगुलर तैयारी करवाई जाएगी और पूर्णतः निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा साथियों। हमारा इस चैनल के अलावा कोई भी ऐप लॉन्च नहीं है, कोई सा भी ऐप हमारा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो बाल्यावस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है या उत्तर बाल्यावस्था में होता है? तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा रहेगा? देखिएगा, यहाँ पर 10वां प्रश्न छूट गया क्या? तो हाँ, शायद 10वां प्रश्न छूट गया है साथियों। प्रश्न नंबर 11 में राइट आंसर देना है। कौन सा विकल्प आपका सही है? तो देखो, 11वें प्रश्न में यहाँ पर बात की जा रही है परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय रहता है। तो जिस अवस्था में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय रहता है वह अवस्था इनमें से कौन सी है? राइट आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 में 30 प्रश्न है, एक प्रश्न छूट गए तो मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ 29 ही बची आपके। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 में जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2, किशोर अवस्था जो है साथियों, किशोर अवस्था में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। विकल्प 2 आपके प्रश्न 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, बच्चे के परीक्षण के लिए शिक्षक को आवश्यक जांच करनी चाहिए उसकी शारीरिक परिपक्वता की, उसकी मानसिक परिपक्वता की, दोनों मतलब पहले और दूसरे की, और इनमें से कोई भी नहीं। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए साथियों, इनमें कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही रहेगा? बच्चे के परीक्षण की बात की जा रही है तो इसके लिए शिक्षक को शारीरिक परिपक्वता की भी जांच करनी चाहिए और उसकी मानसिक परिपक्वता की भी जांच करनी चाहिए। अतः दोनों पहला और दूसरा जो विकल्प है यहाँ पर दोनों ही सत्य है। तो आपका प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है,
निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण और ऊपर लिखित सभी। तो इनमें से स्वलीनता के लक्षण आपसे पूछा गया है। एक बालक यदि स्वलीनता से ग्रस्त है तो साथियों उसका जो सामाजिक व्यवहार है वो भी कमजोर होता है, समाज में सही तरीके से व्यवहार नहीं कर पाता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार करता है और उसकी संप्रेषण क्षमता भी कैसी होती है? कमजोर होती है। मतलब ऊपर लिखित सभी जो तीनों ही विकल्प है ये स्वलीनता के लक्षणों को प्रकट करते हैं। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। आपके 14वां प्रश्न है, निम्न में से मूल प्रत्ययों की विशेषता नहीं है। तो जो विशेषता मूल प्रत्ययों की नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 14 में करना है। देखिए पहला विकल्प है मूल प्रत्यय सदैव बनी रहती है, दूसरा है मूल प्रत्यय बिना सीखी हुई क्रिया है, तीसरा है मूल प्रत्ययों से सामाजिक गुणों का विकास होता है और चौथा है मूल प्रत्ययों को विशेष विधियों से नष्ट किया जा सकता है। तो जो मूल प्रत्ययों की विशेषता नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 14 में करना है। साथियों बताइए प्रश्न नंबर 14 में कौन सा यहाँ पर आपका सही उत्तर है जो मूल प्रत्ययों की विशेषताओं में नहीं आता है? तो पहला विकल्प देखते हैं अगर हम, तो मूल प्रत्यय सदैव बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है साथियों, मूल प्रत्यय सदैव बनी रहती है, चाहे जन्म से लेकर के मृत्यु तक की ही बात क्यों न कर ली जाए। जैसे यहाँ पर हमारे अंदर क्रोध नामक संवेग उत्पन्न होता है तो मूल प्रत्यय क्या होती है? युयुत्सा, मतलब लड़ने की इच्छा सभी की होती है साथियों, ठीक है, अगर क्रोध ज़्यादा आ जाता है तो इसलिए ये सदैव बनी रहती है। ये तो बिल्कुल सही है। आपको क्या देखना है? विशेषता नहीं है। दूसरा विकल्प देखें तो मूल प्रत्यय बिना सीखी हुई क्रिया है। बिल्कुल सही बात है, मूल प्रत्ययों को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये कैसी यहाँ पर क्रिया है? बिना सीखी हुई। ये ऑटोमेटिक हमारे अंदर रहती है साथियों, ज़रूरत के समय ये बाहर आ जाती है, ये बिना सीखी हुई क्रिया है। तो दूसरा विकल्प है बिल्कुल यहाँ पर, ये भी बिल्कुल मूल प्रत्ययों की विशेषताओं को प्रकट करता है। तीसरा कह रहा है मूल प्रत्ययों से सामाजिक गुणों का विकास होता है। बिल्कुल सही कथन है, ये भी मूल प्रत्ययों से व्यक्ति के सामाजिक गुणों का विकास होता है। लेकिन चौथा कथन कह रहा है मूल प्रत्ययों को विशेष विधियों से नष्ट किया जा सकता है। तो पूर्णतः गलत है, मूल प्रत्ययों को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है साथियों। अतः प्रश्न नंबर 14 में आपके जो चौथा विकल्प है ये मूल प्रत्ययों की विशेषताओं में नहीं आता है। नेक्स्ट 15वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 15 है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। स्वतंत्रता बनाम शर्म, परिश्रम बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध बोध और सामाजिकता बनाम स्वतंत्रता। तो जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसकी एक अवस्था यहाँ पर नहीं है साथियों। कौन से विकल्प में वो दे रखी है? किसके द्वारा दिया गया है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत? इरिक्सन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है और इसमें इरिक्सन ने संपूर्ण मानव जीवन को 8 भागों में वर्गीकृत किया है, मतलब 8 अवस्थाएं बताई है, जिसमें स्वतंत्रता बनाम शर्म भी है, परिश्रम बनाम हीनता भी है और पहल बनाम अपराध बोध भी है। लेकिन सामाजिकता बनाम स्वतंत्रता जैसी कोई अवस्था का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है साथियों। अतः 15वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? 4th विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास और इनमें से सभी। तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा रहेगा? देखिए बच्चे का विकास यहाँ पर विद्यालय और शिक्षक द्वारा जो प्रभावित होगा तो मानसिक विकास भी प्रभावित होता है, उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है और उसका संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होता है। अतः उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 16 का बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर विद्यालय और शिक्षक के द्वारा मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तीनों ही प्रकार का विकास प्रभावित होगा। तो 16 में उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 क्या है? देखिएगा प्रश्न नंबर 17 है आपके, फ्रायड के अनुसार मन की किस दशा में व्यक्ति की दमित इच्छाएं विद्यमान रहती है? चेतन मन में, अचेतन मन में, अर्धचेतन मन में और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए, एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम देता हूँ और फिर इसके सही उत्तर का चयन कीजिए साथियों। देखिएगा राइट आंसर इसका देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपने सोच लिया होगा कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 17 में सही है साथियों? दूसरा विकल्प सही है, अचेतन मन। कैसे सही होगा? क्योंकि फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई है, चेतन,
अर्धचेतन और अचेतन। हमारी जो दमित इच्छाएं होती है, दमित इच्छाएं मतलब जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और हम उनको दबा देते हैं साथियों, ठीक है, दमित कर देते हैं, तो वो कहाँ चली जाती है, हमारे अचेतन मन में चली जाती है और वो वहीं रहती है जब तक वैसा ही उद्दीपक सामने नहीं आए, वो बाहर नहीं आती है। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 17 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो 3 अवस्थाओं का, 4 अवस्थाओं का, 5 अवस्थाओं का और 6 अवस्थाओं का। साथियों प्रश्न नंबर 18 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। एक सिद्धांत दिया था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। साथियों इसमें इन्होंने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कुल 5 अवस्थाओं का वर्णन किया था। कितनी अवस्थाओं का? 5 अवस्थाओं का वर्णन किया था साथियों। इसको पंच अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है इसको पंच अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे मुखी अवस्था है, गुदी अवस्था है, फिर लैंगिक अवस्था है, सुप्ता अवस्था है, जननेंद्रिय अवस्था है। तो इस प्रकार ये 5 अवस्थाओं का उल्लेख इन्होंने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में किया है। थर्ड विकल्प 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार को कहते हैं? प्रवृत्ति कहते हैं, आदत कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं और सहज क्रियाएं इनको कहा जाता है। तो साथियों प्रश्न नंबर 19 में राइट आंसर बताइएगा कौन सा विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। वह व्यवहार जिसको बार बार दोहराया जाता है, स्वचालित और अपने आप वो होता रहता है। साथियों ऐसे व्यवहार को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको पुनरावृत्ति या सहज क्रियाएं नहीं कहते हैं और ना ही प्रवृत्ति उसको कहा जाता है, बल्कि उसको क्या कहा जाता है? आदत कहा जाता है। क्योंकि आदत किसी भी चीज़ की कब डलती है? जब हम उसको बार बार दोहराते हैं और वो चीज़ें अपने आप होने लगती है साथियों। तो उसी को आदत के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 20 है, वुडवर्थ के अनुसार विकास है वंशानुक्रम व वातावरण का जोड़ है विकास, या जीन की सक्रियता से होने वाला परिणाम है विकास? गुणसूत्र का विकसित रूप है विकास, या वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल, या वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है विकास? तो साथियों इनमें से वुडवर्थ के अनुसार आपको विकास का सही अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर देखते हैं। देखिए विकास का मतलब वुडवर्थ ने बताया है कि जो वंशानुक्रम है हमारा और हमारे आसपास का जो वातावरण है, इन दोनों का गुणनफल ही विकास कहलाता है, या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम क्या होता है साथियों? विकास होता है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 21 क्या पूछ रहा है आपसे? पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? CL हल ने किया, सिगमंड फ्रायड ने किया, पावलोव ने किया या कोहलर ने किया? देखिएगा आप पुनर्बलन का जो सिद्धांत है आप सभी ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा साथियों। CL हल के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जबकि पुनर्बलन पर जोर इसके अलावा किसने दिया है? स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में भी पुनर्बलन पर बल दिया है। लेकिन सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद और मनोलैंगिक विकास का दिया है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का दिया है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि का दिया है साथियों। तो ओनली विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों वीडियो को। नेक्स्ट 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22 है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें और सहपाठी। तो इनमें से अधिगम का मुख्य चालक किसको कहा जाता है? प्रश्न संख्या 22 में सही उत्तर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है? तो देखिए अधिगम का मुख्य चालक इनमें से किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को अधिगम का मुख्य चालक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है साथियों, व्यक्ति यदि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है
तो बिल्कुल वो जो भी चीज़ सीखने की कोशिश करेगा उसको निश्चित रूप से सीखेगा साथियों। अतः अभिप्रेरणा को ही अधिगम का मुख्य चालक कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछ लिया गया है विभिन्न एग्जामों में, याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। तो प्रथम विकल्प 22 में सही है। नेक्स्ट 23 पे आते हैं। 23वां प्रश्न देखेंगे। अधिगम होता है, सक्रिय रहकर होता है अधिगम, निष्क्रिय रहकर होता है, कभी सक्रिय तो कभी निष्क्रिय रहकर होता है और शांत रहकर होता है। तो देखो यहाँ पर अधिगम कैसे होता है आपको 23 में ये बताना है। बताइए साथियों कौन सा विकल्प आपका 23 में सही रहेगा। देखो दूसरे विकल्प को तो यहाँ पर हम हटा सकते हैं कि निष्क्रिय रहकर अधिगम नहीं होता है, बल्कि साथियों अधिगम सक्रिय रहकर होता है। खुद एक्टिव रहकर जब हम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल उस चीज़ को जरूर सीखते हैं साथियों। अतः अधिगम कैसे होगा, सक्रिय रहकर होगा। प्रथम विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट 24 को देख लेंगे। तो आपके 24वें प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जेबी वाटसन ने, आर.एस. वुडवर्थ ने, बी.ए. स्किनर ने और पावलोव ने। तो साथियों प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन यहाँ पर जिसके द्वारा किया गया था उसका नाम आपको प्रश्न नंबर 24 में देना है। राइट आंसर देख लेते हैं। प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है साथियों किसके द्वारा दिया गया है? I.P. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। देखिए इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया कराई जा सकती है, लेकिन हमें उसके लिए क्या स्थापित करना पड़ता है? अनुबंधन स्थापित करना पड़ता है साथियों। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था जिसमें इनके सिद्धांत में जो स्वाभाविक उद्दीपक था, स्वाभाविक उद्दीपक वो क्या था साथियों? भोजन था। इनके सिद्धांत में जो स्वाभाविक अनुक्रिया थी वो थी भोजन को देख करके लार का आना। इनके सिद्धांत में जो अनुबंधित उद्दीपक था, अनुबंधित उद्दीपक वो क्या था साथियों? घंटी थी। तो ये सारी चीज़ें इनके सिद्धांत में हुई है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 25 पे आएंगे तो 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 25। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर और इनमें से सभी पर। तो साथियों एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। प्रोफेसर यशपाल किसके अध्यक्ष थे? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे। एनसीएफ 2005 का गठन क्यों किया गया था साथियों? संपूर्ण भारत की पाठ्यचर्या में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए यहाँ पर एनसीएफ 2005 का गठन प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। और यह रटंत प्रणाली पर रोक लगाता है साथियों। तो यह आपका आंसर नहीं है, पहला या तीसरा। तो एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। किस पर बल देता है? करके सीखने पर यह बल देता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे तो चलिए 26वां प्रश्न देख लेते हैं। तर्क किसकी प्रक्रिया है? चिंतन की प्रक्रिया है, समस्या की प्रक्रिया है, निर्णय की प्रक्रिया है और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प से हटा सकते हो क्योंकि ये आपका आंसर नहीं होता है साथियों। अब आपके सामने यहाँ 3 विकल्प बच रहे हैं, चिंतन, समस्या और निर्णय। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तर्क किसकी प्रक्रिया मानी जाती है साथियों? 26 में जो आपके सही उत्तर है, तर्क को समस्या या निर्णय की नहीं बल्कि तर्क को चिंतन की प्रक्रिया माना जाता है। किसकी प्रक्रिया माना जाता है? तर्क को तो चिंतन की, कि भाई तर्क क्या है? चिंतन की एक प्रक्रिया है साथियों। जब हम चिंतन करते हैं फिर उसके आधार पर तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो विकल्प 1 इसलिए आपके 26 में सही हो जाता है। नेक्स्ट 27 पे आते हैं तो 27वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो विशेषता यहाँ पर परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है उसके बारे में आपको 27 में बताना है। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 27 में सही उत्तर होगा? देखिएगा, बात करें अगर हम तो यहाँ जो विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करे, भाई परिपक्वता क्या है साथियों? अभ्यास पर निर्भर करती है क्या?
नहीं करती है, परिपक्वता प्रेरकों पर भी निर्भर नहीं करती है और परिपक्वता जीवन पर्यंत भी नहीं चलती है, बल्कि साथियों परिपक्वता को एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जा सकता है। तो विकल्प एक आपके सही है, परिपक्वता क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए यह अधिगम को अलग करती है। विकल्प एक आपके 27 में सही है। नेक्स्ट 28 पे आएंगे, तो प्रथम विकल्प 27 में सही है साथियों। 28वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। तो पहला विकल्प है छात्रों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, दूसरा है क्रिकेट का उत्साह, तीसरा है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी और चौथा है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो जो उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है उसका चुनाव आपको 28 में करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका 28 में सही रहेगा साथियों। देखिएगा, बात करें छात्रों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, तीनों ही चीज़ें बंडूरा के अवलोकन पर आधारित हो सकती है, लेकिन स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते बंद कर लेना, तो ये तो संकेत अधिगम होगा भाई। स्कूल की घंटी बजी और छात्रों ने बस्ते बंद कर लिया, मतलब उनका अनुबंधन हो रहा है कि घंटी बजते क्या करना है, बस्ते बंद करना है। तो साथियों ये फिर संकेत अधिगम का उदाहरण हुआ, अवलोकन आधारित अधिगम का उदाहरण नहीं हुआ चौथा विकल्प, इसलिए 28 में आपके फोर्थ विकल्प ही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आएंगे, जो कि आपके सेकंड लास्ट प्रश्न है। कमेंट करके जाना कितने प्रश्न टोटल यहाँ पर आपने सही किए हैं, और अगर किसी प्रश्न में त्रुटि आपको लगती है, मेरे हिसाब से लगेगी नहीं लेकिन लगती है कहीं पर, तो बिल्कुल उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा साथियों। 29 देख लेते हैं, आपके 29 है, मनुष्य चाहे अमेरिका में जन्म ले या भारत में, उसका विकास समान रूप से होता है, यह प्रतिपादित करता है। तो विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत। साथियों 29 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपके 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए 29वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा समान प्रतिमान का सिद्धांत, क्योंकि हमारा जन्म चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, लेकिन वो उसका जो विकास है वो समान रूप से होगा साथियों, क्योंकि हम सभी क्या है, मनुष्य है। तो यही समान प्रतिमान का सिद्धांत है। सेकंड विकल्प आपके 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 30वां और अंतिम प्रश्न, विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो बताइए 30वें प्रश्न में वह कौन सा सिद्धांत है जो विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। 30वें प्रश्न में जो सही आंसर है साथियों वो है एक ही दिशा को निश्चित करने वाला जो सिद्धांत है वह विकास की दिशा का सिद्धांत है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। भाई समान प्रतिमान का सिद्धांत तो अभी हमने देखा था, विकास की दिशा का सिद्धांत विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि एक ही समय में जन्म लेने वाले दो जुड़वा बच्चों में भी कुछ न कुछ भिन्नता जरूर पाई जाती है, ये होती है व्यक्तिगत भिन्नता। और अंतःक्रिया का सिद्धांत यह कहता है कि मानव का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 आपके यहाँ 30वें प्रश्न में सही है। ये कंप्लीट हुआ आपके पेपर नंबर 79। अब आपके 21 टेस्ट आना और बाकी है साइकोलॉजी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रश्नों को हल करने के लिए साथियों।